इन सारे जगह पे टूटे हुए मंदिर है ना। आप उन मंदिरों को देखना, अब तो पूजा पाठ ही बंद हो गई, मंदिर तोड़ ताड़ दिए गए, और उनका आर्किटेक्चर देखना, वो लगेगा यार आज के 1000 साल पहले उन लोगों ने क्या बनाए थे। एक पूरा पत्थरों का मंदिर खड़ा किया और बीच में न कोई चूना न कोई सीमेंट, इंटरलॉकिंग सिस्टम, पत्थर में पत्थर जोड़ जोड़ के खड़ा कर लिया उन्होंने। और न केवल उस पत्थर को मंदिर बनाया है, बल्कि पत्थर के ऊपर डिजाइन किया उन्होंने, कार्विंग। पत्थर में इतनी मूर्तियां, और मूर्तियां ये नहीं कि एक पुरुष बना दिया, महिला बना दी, लड़का बना दिया, लड़की बना दी, देवता बना दिया, कहानी पूरी की पूरी एक पत्थर का टुकड़ा है। उस पत्थर के टुकड़े को आपने टक 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 करके पूरी रामायण खोद दी। राम जी लंका जा रहे हैं, पुल बनाया जा रहा है, हनुमान जी है, सब कुछ, और इतने छोटे 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 पत्थर को टांच टांच के टांच टांच के, क्या कारीगरी रही होगी यार। बिना मशीनों के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, उनकी जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी, बिना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा खड़ा कैसे करके गए हैं। कितना धैर्य लगा होगा, कितना समय होगा। एक इतना बड़ा मंदिर, उस पर सारी मूर्तियां एक जैसी है, इसका मतलब एक आदमी तो नहीं बनाई, बनाने वाले खूब सारे लोग हैं। इसका मतलब कोई तो स्कूल होगा जहां एक जैसी सिखाते हैं। वरना मैं आज आपको इतने लोगों को दूंगी एक जैसी एक पेंटिंग बनानी, खाली झोंपड़ी बना दो और बाहर एक बच्चा जा रहा है तो भी अलग अलग बनाओगे सब, तो सारी एक जैसी कैसे बनाई है कि यहां वाली मूर्ति, यहां वाली मूर्ति, पीछे वाली मूर्तियां जो सारी एक साइज की है, सारी एक ही कारीगर की सी दिखाई देती है। इसका मतलब कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम है जहां पर उनको सिखाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से कल्चर क्या हो गई समाप्त। आप दक्षिण भारत जाओगे तो वो मंदिर अभी भी पड़े हैं, क्योंकि वहां पहुंच नहीं पाए। नॉर्थ के अंदर इतना दबाव झेलना पड़ गया कि बाद में साउथ की तरफ ज्यादा जा नहीं पाए। नॉर्थ में शुरुआत में तो उन्होंने सारे तोड़ ताड़ दिए। अब स्थापत्य के लाख नुकसान पहुंचा, वो तो पहुंचा, बौद्धों की तो कल्चर ही पूरी तरीके से क्या हो गई समाप्त। मंदिर हमारे लिए केवल मंदिर नहीं थे, मंदिर हमारे लिए दो चीज थे, वो पूजा स्थल थे, वो स्कूल थे। वो जो पंडित जी वहां बैठते थे, आज दिन तक हम पंडित का मतलब मानते हैं विद्वान। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन, पंडित बयाना कोय, ढाई आखर प्रेम के न पढ़े सो पंडित हो। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, किताबें पढ़ पढ़ के लोग मर गए, पंडित बयाना कोई, फिर भी ज्ञानी नहीं बन पाए। लेकिन इसका मतलब पंडित का मतलब क्या है, ज्ञान। तो वो जो पंडित जी थे उनका एक काम तो दिया बत्ती करना तो था, उनका एक काम और था कि जो बच्चे आएंगे उनको क्या करना है। जब आपके मंदिर टूटेंगे तो स्कूलें भी तो बंद होगी। 4 साल कोरोना आया, 2 साल कोरोना आया, 2 साल पढ़ाई खराब हुई, उसके अंदर पढ़ाई के तंते हिल गए भाई साहब पूरी तरीके से। तो यदि 500 साल बंद रहे तो भूल जाओगे ना सब कुछ। आपका जो पिछला आगे पीछे का जो था वो सबका सभी खत्म हो गया। उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। 700 से लेके 1200 तक तो लड़ाइयां हुई, लड़ाइयों के अंदर इतना शिक्षा पर कभी भी ध्यान जाएगा नहीं। 1200 के बाद वो खुद ही आ गए, तो उन्होंने ध्यान देना ही नहीं दिया। 1800 के बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने आके शिक्षा वापस शुरू की, पर वो अपना सिस्टम लगा गए। वो हमारे समझ नहीं आ रहा आज तक कि है क्या, तो उसमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। इसलिए हम आज ये कहते हैं कि साहब एजुकेशन सिस्टम में कल रटंत विद्या आ गई। एक बच्चे ने 9th क्लास में कुछ किताबें पढ़ी और वो पास हो गया, 10th में उन किताबों का कोई लेना देना नहीं। एक बच्चे ने 10th तक किताबें पढ़ी, वो पास हो गया। मैं 10th में जब 10th पास की, तो 10th पास करने के बाद मेरे पापा की ये इच्छा थी उस टाइम की मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट लूं, मैं जियोग्राफी लूं और मैं उर्दू लूं, और ये लेके मैं आर्ट्स से वो 12th कर लूं, फिर ग्रेजुएशन कर लूं। उर्दू मेरे को थोड़ी थोड़ी आती थी, मुसलमानों का गांव था तो वहां मेरी अलिफ बे ते पे से सीखे हुए थे, थोड़ा लिख भी लिया करता था, तो लगता था तू जल्दी पढ़ भी लेगा, कर लेगा। वो कुछ टीचर है तो उनको ऐसा लगता था आगे तो इनमें से किसी में एमए करेगा, नेट करेगा तो टीचर लग जाएगा। मैं मम्मी के पास बैठ के रोता कि मेरे 10वीं में 80% आ रखे हैं, पापा मेरे को आर्ट्स दिलाएंगे, दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। उस टाइम तो बातें यही हुआ करती थी, परसेंटेज अच्छे आ रखे तो आपको क्या ले लेना चाहिए, साइंस। तो पापा ने मेरे को कहा कि पापा से खुद से मेरा इतना कोई कम्युनिकेशन होता नहीं, तो पापा के दोस्त था वो आए, उन्होंने कहा साइंस लेनी है तेरे को, हाँ साइंस लेनी है, तो बायोलॉजी दिला दे। तो बायोलॉजी तो मेरे को ये चित्र वगैरह बनाना नहीं आते, मेरे को मैथ्स दिलाओ। तो मैथ्स ही क्यों लेने हैं, मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे हैं, तो मेरे मैथ्स क्यों नहीं दिलाओगे आप। अब वो जब मैंने 11th में मैथ्स ली तब मुझे पता चला कि 10th वाली मैथ्स का इस मैथ्स से कोई लेना देना, मतलब कोई इस आधार पे मैथ्स लेता है कि 10th की मैथ्स में नंबर अच्छे आए थे, तो भाई साहब ये तो फिर मामला ही पूरा, हालात बदल जाते हैं, जज्बात। अच्छा, और कोई बात नहीं, एक नया सिस्टम पढ़ा आपने, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, आपने वेक्टर पढ़ा, कुछ अलग चीजें पढ़ी आपने। अब हम 11th से 12th में गए, वो फिर पूरा चेंज हो गया।
वापस इनका पुराने वाले का सीधा सीधा लेना देना नहीं है। वहां फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ गए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यहाँ पूरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बुक थी, वो अलग से पढ़नी पड़ती। हालांकि मेरे को खूब अच्छे आते थे 12th में, नंबर भी उस पेपर में लगभग पूरे में से पूरे आ गए थे डिफरेंशिएशन वाले में, फिर भी मुझे लगता है कि यार कितना चेंज करना पड़ता है। तो इसका मतलब पिछली शिक्षा का अगली शिक्षा का सीधा सीधा आपस में लेना देना नहीं। और उसने ना हमारे गैप कर दिया उस सिस्टम ने, वो जो एजुकेशन सिस्टम हमारा, उससे हम जो स्कूल में सीखते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें लेना देना नहीं बच रहा। हम कह रहे हैं यार व्यक्ति, भाई जब इतना पढ़ने के बावजूद कोई 90% लाया हुआ बच्चा जब ये आके कहता ना कि सर मैं डिप्रेशन में हूं, इसका मतलब लगता है शिक्षा का महत्व क्या निकला। यदि पढ़ा लिखा आदमी दबाव में आता है, ये छोटे छोटे दबाव के अंदर भी आता है कि एक बच्चे के 2 टेस्ट में नंबर कम आए और उसको लगता है दुनिया पितल दी है। तो अभी तो जिंदगी बड़ी बड़ी है भाई साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आगे तो पता नहीं क्या क्या दबाव झेलने पड़ेंगे आपको। जीवन पड़ा है, जब लोगों से मिलोगे, जब लोगों में निकलोगे, तब कितनी चीजें होगी। मैं तो आजकल जब आप यूं बच्चों को देखता हूँ, किसी बच्चे को क्लास में थोड़ा सा कह भी दिया तो उसका ईगो हिट होता है। तो मुझे लगता है यार ये तो मैंने कहा है, और मैं तो कल इसको शायद भूल भी जाऊंगा, कोई भी मास्टर कहे मैं तो इसको कल भूल भी जाऊंगा, कल तू मेरे को दिखाएगा तो वापस और कैसे है। दुनिया तो बाहर बड़ी जालिम है, वो तो पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। बाहर निकलोगे, ऑफिस में काम करोगे, लोगों से मिलोगे, वहां तो लोग यूं तैयार बैठेंगे, टांग पकड़ के खींचा जाए नीचे, तो वहां कैसे सहोगे। और हम इन चीजों को देखते भी हैं कि आजकल नहीं सह पाते इसलिए हर चीज में या तो लड़ाई झगड़े हैं, नहीं सह पाते इसलिए कोई सुसाइड के केस है, सब चीजें। तो उस एजुकेशन सिस्टम ने गैप कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं बीच में कहीं पढ़ रहा था कि अंग्रेज जब दिल्ली आए तो अंग्रेजों ने दिल्ली में आके नल लगाए, नल, नल समझे, पानी के लिए टूंटियां लगाई। पहले अपने पानी का तरीका क्या था, तालाब है, तालाब से पानी लेके आओ, अंग्रेजों ने क्या लगा दिए, नल। 1857 की क्रांति के आसपास में महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं शादी में गीत गाया करती थी, फिरंगी नल मत लगवा दीजिए रे, फिरंगी नल मत लगवा दीजिए रे, हे अंग्रेजों हमारे यहाँ पे नल मत लगवा देना। पर उन्होंने लगवाए, अच्छा ही लगा होगा सबको, अरे तालाब पर पानी के लिए जाने की कोई आवश्यकता है ना, घुमाओ और भाई साहब पानी तैयार है आपके, अच्छा ही लगा। पर वो कहां से आएगा, वो पानी कहां से आएगा, तालाब से। तो पहले जो आदमी तालाब में पानी लेने जाता था ना खुद, तब उसको पता था कितना पानी रह गया, सफाई करनी है, इस बार बारिश नहीं हुई, नीचे कीचड़ है, इसके पास में घर नहीं बनाना, इसके पास में चप्पल लेके नहीं जानी, इसके पास में पशु नहीं जाने चाहिए, उसकी व्यवस्था थी ना पूरी। जब किसी ने एक तालाब बनाया गांव वालों ने, तो उन्होंने कहा भाई इस तालाब के, ये तालाब बनाया अपना, इस तालाब के इतने इलाके के अंदर कोई भी व्यक्ति चप्पलें लेकर नहीं जाएगा, इसके इतने इलाके में कोई भी पशु चराने के लिए नहीं जाएगा, इसको जब पानी लेने के लिए उतरोगे तो ये यहाँ भाई साहब यहाँ से आप सीढ़ियां हैं तो पैर वेर यहाँ धोने की व्यवस्था है, फिर इसमें नीचे उतरिए, पानी पीजिए और कीजिए, सब कुछ बना रखा था ना। इसका साल में एक बार इसका कीचड़ साफ करेंगे जो नीचे कीचड़ हो जाएगा, कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे तालाब के अंदर जो कीचड़ को सोखे, ज्यादा कीचड़ ना होंगे, उनको सब कुछ पता था। इसके अंदर ऐसे पिलर लगाए जाएंगे जिनमें निशान होंगे जिससे पता चले पानी कितना बच गया, उनका पूरा मैकेनिज्म था। अब जब मैं घर ही बैठा हूं तो मुझे क्या पता उसमें कीचड़ है, और अब मुझे यह भी पता था तब तक कि यहां घर नहीं बनाने हैं। अब धीरे 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 जब उसके घर ही पानी आ रहा था, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी बाद में जाते जाते एक तो इनमें कीचड़ भरने लगा, तो धीरे धीरे तालाब, जब ये तालाब पूरी तरीके से भर गए तो जमीन समतल हो गई, तो मैंने बना लिया यहां घर। बारिश का पानी अपना रास्ता थोड़ी भूलेगा, इसलिए सारे शहरों में समस्या की बारिश के दिनों में लोगों के घरों में पानी आ रहा है। वो घरों में पानी नहीं आ रहा है, वो तालाब है जहां आपका घर है, घरों में पानी नहीं आ रहा, पानी तालाब में आ रहा है। आपने वहां पर घर बना लिया भाई साहब, तो पानी बेचारा रास्ता तो देखेगा ना कहीं, तो वहीं आएगा, और कहाँ आएगा। और सारे बड़े शहरों में दो समस्या, गर्मी के दिनों के अंदर पानी है नहीं, बारिश के दिनों के अंदर घरों में पानी भर गया, मतलब न तो ड्रेनेज और न आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पूरी तरीके से हो पा रही है, दोनों तरफ से मर गए आप। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी विद्या इतने सालों से थी वो बीच में डिस्कंटिन्यू हुई।
और डिसकंटिन्यू हुए तो आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं था कि वो किस प्रकार से कर रहे थे, किस प्रकार से नहीं कर रहे थे। मैं तो अभी भी हंसता रहता हूं कहीं जाता हूं तब कि 60 साल से अधिक उम्र के घर में जो भी लोग बैठे हैं, वो अंतिम पीढ़ी है जिनको पुरानी कुछ कुछ बातें पता है, उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली जाए, क्योंकि उनके साथ सब कुछ खत्म होगा। वो भले किसी दादी जी को अचार बनाना ही आता हो, अपने को तो वो भी नहीं आ रहे। उनका तरीका था ना, उन्होंने इतने सालों से विकसित किया ना कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी नहीं है, इसलिए सब्जियां ऐसी बनाई जाए जिनमें पानी कम लगे और खराब नहीं हो गर्मी में। इसलिए केर बनाओ, सांगरी बनाओ, राबड़ी बनाओ, काचर बनाओ। क्या क्या था उनका उनका तरीका ही तो था कि भाई पानी है ही नहीं, इसलिए ये सांगरी वाली सब्जी बनाओ, कई दिन तक खराब नहीं होगी, खाते रहेंगे भाई साहब इसको। है उन्होंने केर केर केर, आप नॉर्मल यूं केर खा लो तो इतना खारा होता है, उन्होंने तरीका बनाया उसका। नहीं ये करके किया जा सकता है। किंकर होते हैं ना, किंकर बबूल जिसको बोलते हैं, उसके देसी किंकर, जो ये विदेशी बबूल नहीं, जो देसी किंकर थे उनके, वो लगती है पातड़ी, गांव में अचार डालते हैं उसका। खींप होता है, खींप, खिम्पुड़ी जो होती है उनकी सब्जी बना लेते हैं। फोग होता है, फोग, जब रायते में खींप रही है फोग यूज ले लेते हैं। कोई वनस्पति उन्होंने छोड़ी नहीं जिसका काम नहीं लिया जा सके। उनको पता था यही है हमारे पास और है ही नहीं, करेंगे क्या। उनका दिमाग उस हिसाब से काम कर रहा था। आज किसी कहा जाए लो पातड़ी का अचार डाल दो, तो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया, ये सबसे बड़ा नुकसान था। दुर्भाग्य यह है कि हमें आजाद हुए 75 साल से ऊपर बीत गए, हमने उसको सही करने का प्रयास और नहीं किया। हम अभी तक भी अंग्रेजों को गालियां निकालते हैं खूब सारी कि साहब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब कर दिया था, हम सही कर लेते। 70-75 साल में कुछ तो बदलते, कहीं ना कहीं तो चीजें चेंज करते। 70-75 साल पहले तो कुछ लोग पुराने बैठे भी थे, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कुछ बातें तो पुरानी चीजें पता ही थी। हम बदलते, हम करने का प्रयास करते, पर हमने उसी को कंटिन्यू किया, तो फिर उसी प्रकार का समाज बना पाएंगे। अब दिक्कत यह है, हमारी प्रकृति अलग है, हम अलग प्रकार के लोग हैं, एजुकेशन सिस्टम अलग है। ये का एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के लिए ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है उस सिस्टम के अंदर, वो उसी प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार से सोचते हैं, उसी प्रकार से उनका रहना खाना पीना है। हम इस प्रकार के लोग नहीं थे। हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारे तरीके, हमारे पूजा पाठ वो पूरी तरीके से अलग थे। एजुकेशन सिस्टम अलग है। हमारा आदमी भगवान की पूजा करते हुए भी वैज्ञानिक था। वो आप तो पुरानी अपने मैथ्स की बुक्स पढ़ोगे ना सर, मैथ्स की किताबें आर्यभट्ट वो सब लिख के गए, हम सब भगवान जी का नाम तो फिर ले रहे हैं। वो सब इसकी कृपया से ये है, उसकी कृपया से ये है, सब कुछ लिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपने इधर वाले सिस्टम के अंदर करना शुरू किया कि ना, सब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो धार्मिक नहीं है। इधर आपने धार्मिकता की, भारतीय तरीके की, वो सोचने समझने के जो तरीके थे उन सब की मजाक उड़ानी शुरू कर दी, मजाक उड़ाने शुरू कर दी। तो फिर अपने में क्या है, अब दिक्कत ये अपने में हीन भावना है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। और अब हम सबको ही कहीं ना कहीं लगता है यार हम इतने ढंग के भी नहीं है। कोई अपने को अपनी ढंग की बात ही बताएगा, अरे तुम्हारे ये था पहले, तब लगता है यार ऐसे थोड़ी था कोई। वरना कोई खाली सोचे कि साउथ इंडिया में जो मंदिर बने हुए हैं, नॉर्थ वाले तो तोड़ दिए, तो कहां से दिखाएं, साउथ वाले दिखाने पड़ेंगे। साउथ में मंदिर है एक राजराजेश्वर, राजराज, वो जो ऊपर गुंबद है उनके ऊपर जो विमान है जो रखे हुए हैं, पहले मंदिर बनाया फिर ऊपर वो रखे हैं। ऊपर लेके कैसे गए, इतना ऊंचा मंदिर, उस पर ले जाके आपने ऊंचा ऊंचा वो रखा उसके, तो चढ़ाया कैसे, क्रेन तो थी नहीं। उन्होंने ब्रिज बनाया है, कई गांव दूर से ब्रिज बनाना शुरू किया है, फिर हाथी चढ़ा दिए ब्रिज के ऊपर, ऊपर रखवा लिया। क्या तरीका लगाया होगा भाई साहब की इतना ऊपर लगा के आप, और पूरे के पूरे मंदिर में ऊपर से लेके नीचे तक मूर्तियां 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 टांच दी आपने। क्या हथौड़ा रहा होगा आपके पास में कि कितना कुछ उनके ऊपर करके चले गए आप। अब उन पुराने मंदिरों को देख के तो भाव विभोर होता है व्यक्ति, अरे क्या बड़के थे हमारे। चित्तौड़गढ़ का किला कब का बना हुआ है ये भी तय नहीं कर पा रहे हम, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, इसकी भी हमारे पास कोई जानकारी। जो ज्ञात सोर्स है कि साहब यहां तक तो इसमें तो था, तो इससे पहले ही बना होगा, फिर भी इतने सालों से खड़ा कैसे है। जैसलमेर वाले को 900 साल हुए हैं, 1155 के आसपास का बना हुआ किला है,
2055 में 900 साल हो जाएंगे उसको, 870 साल तो अभी भी हो गए, टूट क्यों नहीं रहे? यहाँ भाई साहब बिल्डिंग 10 साल नहीं लगती, 2 साल 3 साल नहीं लगते, उससे पहले यूं पपड़ियां बाहर आने लगती है, सिलन आ गई भाई साहब, सिलन आ गई। तो उनमें क्यों नहीं आई? ऐसा क्या मटेरियल यूज लिया उन्होंने? टेक्नोलॉजी भी उनके पास किस प्रकार की थी, उस बारे में हमारे पास कोई जानकारियां? तो वो एक बड़ा बुरी सी चीज हो गई हमारे साथ में। तो अब जो चल रहा है वैसे चल रहा है, बस फिर ठीक है।